घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बीजेपी सांसद का दावा, कभी नहीं वापस आएगा काला धन। बड़ा सवाल, क्या काले धन के मुद्दे पर पीछे हट रही है भाजपा? और अब बिहार विधान परिषद के अंदर भाजपा जदयू सदस्यों के बीच हाथापाई, गाली गलौज और हंगामा। देश के कई विधानसभा और विधान परिषद के अंदर में इस तरह के नज़ारे आप पहले देख चुके हैं, जहां हाथापाई, मारपीट, तोड़फोड़ पहले भी देख चुके हैं। लेकिन बिहार विधान परिषद में जो आज कुछ हुआ है, उसके क्या मायने लगाए जाएं और उसके पीछे क्या मकसद है, दोनों सवाल है। लेकिन पहले हम बात करेंगे बीजेपी सांसद क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में जो काला पैसा है, काला धन है भारत का, उसको कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। और वो आज अरुण जेटली साहब जो वित्त मंत्री हैं, उनको लोकसभा में ये बात बता रहे थे। क्या कारण है? क्या बीजेपी के सांसद या बीजेपी के नेता या बीजेपी वाकई काले धन मुद्दे पर पीछे हट रही है या कुछ और कारण है? इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले सांसद के उस बयान को आपको हम दिखाते हैं जो दुबे जी ने दिया है। स्विट्जरलैंड सरकार से जो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिव आपके एग्रीमेंट हैं माननीय वित्त मंत्री जी, स्विट्जरलैंड के बैंक में आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे, क्योंकि आप बड़े वकील हैं और आपके सभी लोगों से संबंध है, जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से हम ब्लैक मनी नहीं ला सकते। इसीलिए नहीं ला सकते हैं कि सबों ने ट्रस्ट बना रखा है, और वो ट्रस्ट जो है, जो वहां के स्विट्जरलैंड के लोकल नागरिक हैं, वो उसके एम्प्लॉय के तौर पर उस ट्रस्ट को होल्ड करते हैं। आप वहां से जो पैसा मांगेंगे, नाम मांगेंगे, आप इंडियन का नाम मांगेंगे ना। आप जो है उस ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन कौन है, इसका नाम तो मांगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और इस पे कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला क्या कहते नजर आए, ये भी सुन लें आप। विजय गोयल ने भाजपा की तरफ से कहा कि 10 महीने तो भूल जाओ कि महंगाई पे कोई काबू होगा, 10 महीने तो अभी प्राइस रहे जो महंगाई होती रहेगी, उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा। अब निशिकांत ने अगर कह दिया कि ब्लैक मनी भी नहीं आने वाली है, तो अब जान लो कि बीजेपी ने सिर्फ गुमराह किया, लोगों को धोखा दिया। बीजेपी ने सिर्फ गुमराह किया, धोखा दिया, ये बात कह रहे हैं राजीव शुक्ला जी, निशिकांत दुबे के जो बयान है लोकसभा में उस पर। और अली अनवर साहब जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी आप सुन लें। दुबे जी ने जो कहा है कि नहीं लाया जा सकता, इससे तो मैं नहीं सहमत हूं। हाँ, एक बात यह है कि वो अंदर की बात बता रहे हैं, पार्टी के ही हैं, इनकी मनसा नहीं है लाने की। और मनसा इसलिए नहीं है कि उसी काले धन से तो चुनाव जीते हैं। देश का काला धन, विदेश का काला धन, एफडीआई क्या है? एफडीआई जो आ रहा है, डिफेंस में आ रहा है, रेल में आ रहा है, सब्सिडी जो घटाई जा रही है, वर्ल्ड बैंक का इंस्ट्रक्शन है। तो ये सब चीज जो है, उनकी नीति जो है, उनके स्वभाव में नहीं है ये। और इससे पहले जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद मंत्री बने रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे थे, वो भी आपको हम दिखाते हैं। विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। और जाने माने वकील राम जेठमलानी साहब ने क्या कहा था, वो भी आपको हम दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का तामील हुआ है और एसआईटी बर्पा हुई है, मगर इसमें बहुत कुछ करना है, अभी भी उसमें सुधार लाना है, उनको एडिशनल पावर्स वगैरह देने हैं, उसके लिए कुछ कानून की कार्रवाई करना पड़ेगा। और अब जो बात कह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रमन मलिक साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे पूछते हैं कि रमन साहब, जो चुनाव में ये मुद्दा काला धन, भ्रष्टाचार और आज बीजेपी के सांसद का बयान,
इसको कैसे देखा जाए? दिलीप जी, इसको देखने के दो नजरिए हैं जी। एक नजरिया न्यूज ट्रेडिंग के तरीके से है और दूसरा तरीका प्रोस्पेक्टिव में देखने का है। जो आपने अभी क्लिप दिखाई है उससे जो मेरे को समझ में आता है कि दुबे जी जिस विषय के ऊपर उजागर कर रहे थे मुद्दा, वो ये है कि जो हमारे पूर्व में वित्त मंत्री थे उन्होंने जो एग्रीमेंट्स वहां साइन करे हुए हैं और उससे जो भारत के हाथ काट दिए गए हैं, वो मेन मुद्दा उसको उजागर कर रहे थे। ट्रेजरी बेंच के होते हुए उन्होंने ये मुद्दा इसलिए भी उठाया क्योंकि एक प्रोएक्टिव इसके ऊपर हमारे को काम चाहिए, जो कि सरकार को डिमांड करना हर एक सांसद का हक है और ड्यूटी भी है। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 2012 या 13 में जब ये साइन हुआ था, उसके बाद का, उससे पहले का आप कोई डिटेल उनसे नहीं मांग सकते। उसके बाद की डिटेल अगर कुछ होगा तो करेंगे, तो आपके हाथ तो वैसे ही कट गए। और एक डायमेंशन जो है उसको देने के लिए कि ये बात सिर्फ अकाउंट होल्डर तक नहीं जानी चाहिए, अब कि बात जाए तो ये ट्रस्ट और ट्रस्टों के पीछे जो मालिक बैठे हैं उनके तक हाथ कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर गहरा चिंतन करने की जरूरत है जी। तो अगर इस बारे में अगर बोला जाए तो क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस प्रकार से काम करती है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हो या किसी और दल की हो, गवर्नमेंट फाइल के ऊपर काम करती है। जो फाइल में नोटिंग हो जाए, जब तक कि उसकी इंडिपेंडेंट दोबारा से इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती, तब तक वो फाइल उस फाइल की नोटिंग्स के हिसाब से चलती है। ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है। केस उसी पे बिल्टअप होता है। तो अगर शुरू में ही गलत नोटिंग करी होंगी तो अब कहां से आप उसको करोगे? और उसी के लिए ये उजागर करा गया है कि इन सारे विषयों को सोचते हुए इसको पुनर्विचार करना चाहिए, पुनः तरीके से देखना चाहिए। उस तरफ के लिए एक मुहिम चलाने के लिए ये बोला गया है, जहां तक मेरे को समझ आई है। चलिए, जो आपको समझ आए, नीता जी। रमन जी ने कहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने हाथ काट दिए बीजेपी सरकार के, वित्त मंत्री ने। चलिए रमन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कम से कम इतना तो पता है कि 2013 में लगभग 14,000 करोड़ डॉलर इंडियंस के स्विस बैंक में थे। तो मैं तो यही कहूंगी कि नंबर 1, जब एसआईटी फॉर्म की गई तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? जो पहले जो भी सिग्नेटरीज थे उनके आपस में किस चीज पर डिसीजन हुआ? पहली बात तो ये मुद्दा तभी उठाना चाहिए था जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एससी के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भाजपा सरकार ने इसका गठन किया था एसआईटी का। नंबर 2, जो ऑलरेडी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कम से कम वो तो उजागर करके ले आइए कि किसके अकाउंट्स हैं, वो कौन से इंडियंस हैं जिन्होंने अपना पैसा वहां पर रख रखा है। और आज अगर दुबे जी ने ऐसी बात कही तो ऐसा क्या गलत कह दिया? ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए हैं भाजपा सरकार ने। अभी तक आम पब्लिक, ऑपोजिशन के लोग इस बात को समझ रहे थे कि ये जितने भी इतने वादे किए जा रहे हैं वो किस हद तक पूरे होंगे। तो आज आपकी पार्टी के एमपी ने खुद ही इस बात को ऊपर वहां पर उठा लिया, तो इसमें मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं लगता। अगर दुबे जी ने ऐसा कहा है तो वाकई में इसमें सच्चाई है उनके इस स्टेटमेंट में कि कहां से आखिर क्यों नहीं इस पे कोई कदम उठाया जा रहा है। एसआईटी के बनाने के बाद भी एक तो आखिर एक कांग्रेस को सूट करती है स्टेटमेंट जी? कांग्रेस पार्टी को सूट करती है स्टेटमेंट? कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं करती। कांग्रेस तो इस बात का के लिए चैलेंज करने के लिए तैयार है कि आप जी, ये बात आप भी कहते हैं। कांग्रेस के तरफ से जो आज बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सत्ता में आने पर सच्चाई का पता चल गया है। केवी थॉमस ने कहा है कि प्रणब दा के वक्त में यूपीए 1 और यूपीए 2 में काफी कोशिशें की गई और यह प्रक्रिया धीमी है क्योंकि स्विट्जरलैंड अपने कानून के हिसाब से चलता है। और यही बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां अब एक लाइन पे हैं, आप बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि दोनों पार्टी सत्ता में हैं। वो सत्ता में थे, आज आप सत्ता में हैं। तो ये बिल्कुल वही लाइन है कांग्रेस की। नीता जी, जी, कांग्रेस की लाइन है जिस बात को वो कह रहे हैं। कांग्रेस की लाइन तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस तो चाहती है कि अगर ब्लैक मनी है बाहर तो उसको लेके आइए
और ऐसा नहीं है, क्लॉज है स्विस बैंक्स में कि अगर एक तो उनको स्पॉन्टेनियस जरूरत है तो तुरंत उनको डेटा बताना पड़ेगा, दूसरा ऑन रिक्वेस्ट तो कोशिश करिए, अगर रिक्वेस्ट से निकल आता है तो आपको निकालना। आपने तो एसआईटी का गठन भी कर लिया। वाम दल के नेता, सीपीएम के नेता है सुनीत चोपड़ा साहब, उनसे जानते हैं। सुनीत चोपड़ा जी, जो बयान दिए गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जो बीजेपी के युवा नेता कह रहे हैं, रमन साहब कह रहे हैं कि आप इसको देखने का नजरिया आपको अलग है, बदलना चाहिए, और कैसे देखना चाहिए उन्होंने बताया। सवाल ये है कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से इतनी मिली हुई हैं। 115 आदमी तो कांग्रेस के बीजेपी के टिकट से ही जीते हैं इस बार जी। तो मेरा ये कहना है, जब इतनी मिली भगत है और बजट भी जो है वो चिदम्बरम की थी, उसके साथ साथ कहा गया था कि न्यूनतम सपोर्ट प्राइस किसानों की बढ़ा दी जाएगी और केवल 50 रुपए बढ़ाई गई, तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि दोनों को मजबूरन, क्योंकि जैसे केजरीवाल ने कहा था एक जमाने में कि एक अंबानी की एक जेब में बैठा है और दूसरा दूसरी जेब में बैठा है, तो जब तक आप इस जेब से निकल के कैंगरू के बच्चों की तरह इन जेबों में बैठे रहेंगे तो यही होगा। जी, तो आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सरकार की मंशा जाहिर करती है, या एक व्यक्तिगत सांसद के हैसियत से जो बात उन्होंने उचित लगा उन्हें कि ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो प्रक्रिया और प्रोसेस में आप काला धन वापस नहीं ला सकते? वो इसलिए कहा, एक सच्चाई को उन्होंने वो इसलिए कहा गया है जी कि जहां पर दो दल राहु और केतु की तरह इतने करीब हों कि कोई ऑपोजिशन का नाम ही नहीं है। हम देख रहे हैं एक एमपी जी महाराष्ट्र सदन में एक वेटर के मुंह में रोटी डाल रहा है जी, कहीं रेप हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस हालत में ये कहना भी बेकार है, क्योंकि करना तो आपने है नहीं, और कुछ भी कहो, और जब आप दोनों पक्ष की बात कहेंगे तो ऐसे लगेगा आप सीरियस भी हैं और कुछ करेंगे भी नहीं, तो कहेंगे उसने कह तो दिया था जी। तो ये व्हाइट वॉशिंग। चलिए अफजल साहब जी, काला धन चुनावी मुद्दा था, आपने देखा जो रविशंकर प्रसाद कह रहे थे, उनका जो कमिटमेंट था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से एसआईटी का गठन किया गया और इस बात को लेके गंभीरता से प्रयास किए जाने की बात भी कही गई। लेकिन ये जो बयान है, इस बयान को देखा जाए और जो बात कह रहे हैं रमन मलिक साहब और बाकी जो निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं, उन दोनों बातों को आपको लगता है कि अब वाकई चीज़ें जो सच्चाई है उसको उजागर कर रहे हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरे जो जहन बात आ रही है कि काला धन हो या इसके पहले जितने भी इलेक्शन के दौरान जितने वादे किए गए हैं मोदी द्वारा, नहीं, काले धन पे जरा बात करते हैं। मैं उसी पे एजेंडा पे आप अपना एजेंडा नहीं करके जो एजेंडा पे है उस पे आते हैं। वो भी एजेंडा था, इलेक्शन का एजेंडा आपका काला झंडा भी था, उसी पे बात करें, उसी पे बात करिए। जब इसकी 2 महीना के दौरान हुकूमत, लगभग 2 महीना तो करीब होने जा रहा है, हो गया होगा जी, अब तक कोई ऐसे वादे जो हैं उनके पूरे हो तो मुझे बता दें आप। सबसे पहले ये गवर्नमेंट जो आई थी, ये महंगाई के मुद्दे पर लाया गया कि महंगाई करप्शन, महंगाई इतना किया गया। सही बात आपको खाली अगर आप मुझे बोलने का मौका दिए, 1 मिनट बोल लीजिए। ये बिल्कुल बात सही थी, महंगाई थी जिस आधार पे गांव से हम लोग आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, देखते हैं जमीन पे क्या हकीकत थी। लोग जाते थे, कहते नहीं इतनी महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस की विफलता थी, उसके बाद उनका बेनिफिट मिला। लेकिन जो आदमी इस मुद्दे पे सरकार में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आता है और एक भी वादा अब तक मुझे नजर नहीं आ रहा जो पूरा करता हो, बल्कि उसमें डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होता जा रहा है। काला धन का जहां तक मुद्दा लाने की ना लाने की बात उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, निशिकांत दुबे जी का, लेकिन वो बीजेपी के एक सांसद के द्वारा पार्लियामेंट में इस तरह की बात करना ये बड़ा अशोभनीय है बीजेपी के लिए। कल इनको जवाब देना पड़ेगा और यकीन माने आज से कल तक कोई ना कोई बीजेपी के प्रवक्ता उनके खुल के बोलेगा उनकी बात व्यक्तिगत थी, ये बात नहीं, वो बात है। हर हालत में इनको काले धन पे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना जनता इनसे सवाल पूछेगी। आप काला धन, आप बाबा रामदेव काला धन की बात करने वाले, मुझे तो ऐसा लगता है सिंह साहब कि ऐसा तो नहीं ठीक कहा चोपड़ा साहब ने कि दोनों के इतने पैसे पड़े हुए हैं कि चाहते कि मुद्दा दबा दिया जाए। चलिए पुष्पेंद्र, देखिए, मैं समझता हूं कि अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा
कि राम जेठमलानी जो उस टीम में शामिल थे जिन्होंने इस काले धन को लेकर के बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया था, उनका एक बयान आया था, उस बयान का भी ध्यान रखें। उन्होंने अपने उस बयान में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो काला धन नहीं लाना चाहते। ये ऑन रिकॉर्ड बयान था उनका, और पूरा देश जानता है कि उनका इशारा किसकी तरफ था। और आज जब ये बयान आया कि साहब वो तो आप नहीं ला सकते, अगले जन्म तक नहीं ला सकते, निशिकांत ठाकुर कोई पार्लियामेंट दुबे सॉरी ऐसे नेता नहीं हैं कि जिनको ये कहा जाए कि साहब वो बहुत वेटरन लीडर हैं बीजेपी के। मुझे लगता है कि इस किस्म के जुमले कह करके पानी में कितनी लहर उठती है ये देखने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा मानना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी एक जिसको कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी के तहत इसको मार्केट में लाया गया है। पहले कहा कि हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी आपने नहीं बनाई थी, कोर्ट के फैसले पे आपने बना दी, और एसआईटी बनाने के बाद ये हो गया कि तमाम सारी चीजें हो गई हैं। बीच बीच में ये बयान आने लगे कि वो हमारी बात भी हो गई है स्विट्जरलैंड से, वो नाम हमको दे रहा है, फिर दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आता है कि नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी चीज को इतना लंबा घसीटें, जिस तरह से आपको याद होगा कि इस देश में बोफोर्स में मात्र 65 करोड़ की दलाली के ऊपर एक सरकार गिर गई थी, हंगामा हो गया था, जिस बेचारे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा वो स्वर्ग सिधार गए, जिस आदमी के पास पैसे पहुंचाने की बात गई वो भी स्वर्ग सिधार गया, और इस 65 करोड़ की जांच में 249 करोड़ भारत सरकार खर्च कर चुकी है। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि ये जो काले धन की बात है, जिसके चलते रामदेव के मंच पर नरेंद्र मोदी को पहुंचना पड़ा, और रामदेव इस पे नाराज भी थे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों में इसको उतनी प्राथमिकता नहीं दे रही। नरेंद्र मोदी को वहां आना पड़ा और कहा कि साहब नहीं, सरकार जो है आपकी तमाम उन मांगों के साथ खड़ी हुई है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। एल.के. आडवाणी लड़ रहे हैं, राम जेठमलानी लड़ रहे हैं। अरुण जेटली से यह पूछा जाए कि वो इतने काबिल वित्त मंत्री हैं, उनकी उसी पार्लियामेंट में एक बयान देता है एमपी और पलट के सरकार कुछ नहीं कह पाती है। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत ये बयान दिया गया है। रमन साहब, मैं इस विचार से नहीं इत्तेफाक रखता, क्योंकि ये कोई रणनीति की चीज नहीं है। पार्लियामेंट का यू कैन नॉट डिलीवर इट, ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट डिलीवर इट। 10 साल आपने चुनाव में वादे किए, आपको पता है, सत्ता में आने के बाद आपको हकीकत पता चला कि जो वादे करे हैं हम वो पूरे करेंगे, और हम जनता के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे जी। लेकिन जनता से चुने हुए हैं। देखिए, जनता कोर्ट ऑर्डर्स के बाद, कोर्ट ऑर्डर्स होने के बाद कितना समय कांग्रेस ने, यूपीए ने लगाया था इस एसआईटी को फॉर्म करते हुए, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है जी। और हमने कितना समय लगाया ये भी आपको पता है। कोई भी बीजेपी का सांसद अगर ये बात लोकसभा में उठ के खड़े होके कह रहे हैं तो उसको आप क्या दरकिनार करके आगे बढ़ेंगे? क्या इससे संकेत और संदेश नहीं जाएगा? और संदेश और संकेत जाएगा तो वो क्या संकेत जा रहा है? सवाल ये जाता है दिलीप जी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर एक जो सांसद है वो इस प्रकार से फ्रीडम रखता है डेमोक्रेसी में कि वो ये बोल सकता है कि ये विषय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और सरकार इस पे क्यों नहीं कर रही। ये ट्रेजरी बेंच में रमन जी, बीजेपी के लिए जिन लोगों ने, मेरा सवाल ये है कि क्या आम लोग जिनको इतनी सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, वो अगर बीजेपी के नेता के एक बयान का कुछ अंश सुन के अगर उनको संदेश जाएगा तो वो क्या जाएगा? ये क्या बीजेपी ने जो चुनाव में वादे किए थे, इतने सारे वादे किए थे दिलीप जी, बात यही है, आपने अपने वक्तव्य में पूरी चीज कह दी कि अगर कोई आम जनता बीजेपी के सांसद की बात थोड़ी सी भी सुन के क्या संदेश जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात वही आ जाती है कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि आपके पिताजी कहां हैं और मैं ये बोलूं आपका बाप कहां है, तो इसके अंदर दोनों के उच्चारण के अंदर एक आपको को अंदर से क्षति पहुंचाएगा, एक आप उसका जवाब देंगे। तो ये मैं वही पूछ रहा हूं, आप तो दिखाने वाले के ऊपर भी है कि पूरा संदर्भ क्या है। बिना संदर्भ के अगर आप पूरी चीज बोलेंगे या अधूरी चीज बोलेंगे तो वो गलत मैसेज ही पहुंचाएगा। यही तो, इसीलिए तो आपको पूरी बातें बोलने के लिए मौका दे रहा हूं कि आप बताइए देश को कि जो चुनाव में आपने वादे किए थे, क्या आप वो वादे से पीछे जा रहे हैं? वादे से कोई पीछे नहीं जा रहा, और ये काला धन जिस प्रकार नरेंद्र भाई ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला है कि ये वापस भी आएगा और उसमें से एक हिस्सा लोगों को बटेगा भी सही। चलिए पुष्पन, ये होगा। एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं,
हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर निशिकांत दुबे ने जो बोला है उसके कौन क्या मतलब लगाएगा, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन इस देश के तमाम टेलीविजनों पे नरेंद्र मोदी ने कई बार जो है पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर के, कई बार जो है सीमा पे उल्लंघन को लेकर के 50 बार ये खुलासा हुआ कि साहब 2 जवानों का कत्ल कर दिया, सरकार बिरयानी खिला रही है। मुझे ये समझ में नहीं आया, ये तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया, साफ हो गया, दोष देख रहा है। कल सुबह सीमा पे जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ और वो पिछले सरकार बनने से लेकर अब तक 29 बार हो चुका है, उस उल्लंघन में एक जवान मारा गया। और कल शाम को भारत सरकार यह फैसला लेती है कि पाकिस्तान के साथ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत इस्लामाबाद में होगी। आपसे जब सवाल पूछा गया कि मोदी जी आपकी सरकार जब आएगी सत्ता में तो आप बातचीत भी करेंगे और धमाके भी होते रहेंगे, तो नरेंद्र मोदी का जो पूरा मैं कोट करके पढ़ाता हूं, उन्होंने कहा देश मजबूती का एहसास कराएगा तो देश के साथी भी बदलेंगे और पड़ोसी भी बदलेंगे। मुझे यह समझ में नहीं आया कि 282 सीटें लेने के बाद खुद भारतीय जनता पार्टी इस मजबूती के बाद उत्तर यूपीए के अंदर और इस घटना में क्या फर्क है कि जब वहां लोग सीमा पर मर रहे थे और मनमोहन सिंह जो है बिरयानी खिला रहे थे। आज मुझे ये जो सवाल है, क्या इसमें तो कोई बात छुपी नहीं है? निशिकांत दुबे के तो अर्थ लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये बताएं कि सुबह को जवान मर रहे हैं, शाम को आप पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद में जाकर आप मीटिंग कर रहे हैं। आप पॉलिसी क्या है? आप लोगों को आपने वर्गलाया, लोगों से वोट लिया, अब आप कह रहे हैं क्या कहते हैं कि मुझे पीस चाहिए, तो पीस तो मनमोहन सिंह को भी चाहिए थी, वो भी पीस चला रहे थे। तो मेरा कहना यह है कि ये तो ऐसी चीज है कि जिसकी वो छुपी हुई नहीं है। कल भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम इस्लामाबाद में जाके बात करने जाना चाहते हैं, तो भाई जब 2 लोगों का सिर काट लिया था और जरदारी साहब यहां आए थे तो बिरयानी खिलाने पे इतना बयान था। तो मैं कह रहा हूं ये जो 2 बात है इसको बताना चाहिए कि सरकार काले धन पे कुछ बोल रही है, कह कुछ रही है, पाकिस्तान के साथ कह कुछ रही है, कर कुछ रही है। तो ये खुद बताए ना कि महंगाई पे विजय गोयल कहते हैं 10 महीने बाद बात करें, तो भाई मनमोहन सिंह ने भी कह दिया था कि 100 दिन बाद बात। ये बीजेपी पार्टी सरकार, आप रमन जी आप बीजेपी के युवा नेता हैं, अगर ये तीनों बातों को आप देखें, महंगाई पे एक सांसद खड़े होकर कहें कि 10 महीने तक भूल जाइए, आप सरकार की तरफ से जो पाकिस्तान के साथ बिरयानी और बातचीत नहीं हो सकती, वो बिरयानी और बातचीत दोनों चलेगी, और यहां पे एक सांसद खड़े होकर कह रहे हैं कि कालाधन आप भूल जाइए, इस जीवन में नहीं आ सकता। और ये उस बीजेपी की बात है जिसकी वर्कशॉप ली गई है, किसको क्या बोलना है, कितना बोलना है, मीडिया से नहीं बोलना है, तमाम किस्म की क्लासों के बाद। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो हैं अपनी मनमर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। सबको मालूम है कि मोदी क्लास लेंगे सबकी। देखिए, जहां तक दुबे जी का सवाल है, मैंने उसके ऊपर स्पष्टीकरण आपको दिया है। यहां पे वही स्पष्टीकरण सवाल ये है कि आप जो बात आप कहते थे और जो बात आप कह रहे हैं उसमें काफी अंतर आ रहा है, और ये अंतर क्यों आ रहा है, यही सवाल। अंतर ये नहीं होगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी या सरकार बताएगी कि कितने वहां पे क्षति पहुंचाई है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपकी फौज को खुली छूट नहीं दी गई हो कि रिटेलिएट करने के लिए, ये पेपर में भी था। दिलीप जी, तो इस चीज को नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। चलिए ठीक है रमन साहब। नीता जी, मैं पुष्पेन जी से पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो आज निशिकांत दुबे जी ने जो आज आप पुष्पेन जी से बिल्कुल सहमत होंगी जो स्टेटमेंट वहां पे बोला है, ये बहुत ही सोची हुई रणनीति के तहत ही बोला गया होगा। नहीं तो आखिर मैं रमन जी से पूछना चाहती हूँ, रमन जी आखिर ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट अपनी जो पार्टी का जो यूं कहिए जो वादे किए गए थे उसमें एक मेन मुद्दा ये था ब्लैक मनी का, इस पर कोई एमपी आता है उसी पार्टी का और इस तरह का स्टेटमेंट, तो इस बात का उसी समय आपके और जो लीडर्स बैठे थे उन्होंने उसी समय खंडन क्यों नहीं किया, या उसको गैर जिम्मेदार ये स्टेटमेंट को क्यों नहीं ठहराया, उसको क्यों नहीं उसी समय जनता के सामने। लेकिन मुझे तो इसमें खुशी है कि ये गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं है, ये फैक्ट बताए गए हैं देश को कि आपकी जो चुनाव से पहले क्या बता रहे थे, फिर चुनाव से पहले क्या बता रहे थे, अगर ये तथ्य है तो चुनाव से पहले क्या था। रमन जी, अब आप काम हो रहा है, अब आप अपने आप ये नहीं कह रहे हैं, अब आप प्रेजेंट में आ जाइए। एक तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रेजेंट में आइए, अपनी सरकार के बारे में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो आपकी सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, उसको आकर के आप ही की सरकार के ही लोग उस वादे के साथ साथ नहीं है ये बयान। आप ये रमन जी देखिए, जो वादे उसको अगर मैं सिर्फ इतना सा दिखाऊं कि आप उस पूरे बयान में से यही दिखाएं कि जी वो जिंदगी भर वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप ये नहीं बताएं कि वो किस विषय में बोला गया था, कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव एंगल उसका,
देखिए चलिए, आप क्या आप मतलब बात इसका कर रहे हैं? मतलब आप ये चलिए, कहना चाहते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, अगर बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल, wrong- रमन जी जो- रेल एक पूरे खड्डे को बहुत भरते हुए खाई को भरना है हमने, हम कर रहे हैं उसको। रेल 2 महीने के अंदर आपने 10 नीता साल जी के खत्म अंदर कर ले, नीता जी जो नहीं खत्म कर कर ले। पाए, हम वो कर रहे हैं। नीता जी उसके बाद नीता जी आप ऐसी खत्म बात कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, नीता जी अपनी बात खत्म आप कर 2 महीने के रमन जी यही कह अंदर रहे आप थे। 60 दिन के अंदर सब चीजें चाहते हैं। देखिए 7 दिन के अंदर कम से कम ये बयान तो नहीं दिए जा सकते हैं कि काले धन स्विट्जरलैंड से नहीं आएंगे। ये बयान तो नहीं दिए जा सकते हैं। ये भी ये दुष्प्रचार है। आपको हमने के ऊपर हम उतने ही आपको हम आप जितना हमने पहले कहा हुआ है, और मोदी जी का वाक्य भी है, पूरी पार्टी का मैनिफेस्टो भी ये है वो- कि ये- काला धन किसी भी कीमत पे वापस लाएगा। जी नीता जी, देखिए इनके जितने भी बयान आ रहे हैं लगातार, अभी रमन जी के, इससे पहले इनके पार्टी के लोगों के, उससे 60 दिन किस चीज के लिए कम होते हैं? कहीं पर कोई तो इंडिकेटर आप नीचे ला करके दिखाते हैं हमको। अगर आप हर पढ़ते चीज नहीं को- है पेपर तो हर- पढ़ लीजिए। हर इकोनॉमिक चीज को- टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, हर आप- चीज के अंदर आए हुए हैं आप डेटा। आए दिन हर चीज को अगर ये कह के कि पुरानी सरकार, तो आखिर आपकी सरकार काहे के लिए फिर पुरानी सरकार कंटिन्यू करती? आपकी सरकार आई है, उससे उसने 2 अगर महीने जो काम आप 2 टर्म में नहीं कर पाए, आप चाहते हैं, और यहाँ माहौल बनाया जा रहा है रमन आपके जी, और आपके इस तरह की- डर्टी वर्क डिपार्टमेंट तरह का कि होल्डिंग करता है, चीजें करता है, और उनके ऊपर ये बहुत सामने आएगा। माहौल हवा में नहीं बन जाता। जिस तरह की बयानबाजी आपके यहाँ से आती है, उसी के बेसिस पर कोई इसी तरह से माहौल नहीं बनता है। आज भी आप कॉलेज शो करा लीजिए, 100 में से 80 लोग आपको ऊपर चलिए हमें ब्रेक पे जाना है। लेकिन वो जो नीता जी कह रही, मैं उसी बात कर रहा हूं कि जब रेल किराया बढ़ाया तो इन्होंने कहा जो पिछली सरकार बना गई थी बजट, उसमें दम नहीं था, उसमें हिम्मत नहीं थी, और वो छोड़ गई, हमने उसको लागू कर दिया। आम बजट आया तो इन्होंने कहा कि ये तमाम सारी चीजें इसलिए करनी पड़ी कि इसमें हमारे पास इससे ज्यादा प्रावधान नहीं है। अब ये काले धन पे कह रहे हैं कि पिछली सरकार का जो सेक्रेटरी था या पिछली सरकार का जो वित्त मंत्री था वो साइन करके चला गया। अरे इस सरकार ने किस पे साइन किए हैं ये तो बता दे, पहली बात। दूसरी बात, जो हाहाकार इस देश में मचा हुआ है, रेप अभी भी हो रहे हैं, हत्याएं अभी भी हो रही हैं। जिस एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के की हत्या को नॉर्थ ईस्ट में पूरी जीत का एक इशू बनाया गया और कहा गया कि मेरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। नॉर्थ ईस्ट के एक आदमी की हत्या तो कल परसों भी हो गई, और इत्तेफाक से नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य का यहां जो एमपी है वो इस समय होम मिनिस्टर भी है, तो कौन सा बड़ा फर्क पड़ गया? सीमा पे उल्लंघन 2 महीने में हो रहे हैं, कौन सा फर्क पड़ा गया? एक बीएसएफ का जवान मारा गया तो क्या फर्क पड़ गया? बातचीत करने आपके लोग जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया? मुझे ये बताएं, एक आम आदमी की हैसियत में बात कर रहा हूं रमन जी, आप टेक्निकली समझा रहे हैं, आप साइंस समझा रहे हैं। वो जो भीड़ इकट्ठी होती थी नरेंद्र मोदी में, जो मोदी के नारे लगाती थी, उसको इससे नहीं पता था कि आपने स्विट्जरलैंड से क्या किया, आप क्या नहीं किया, कौन से दस्तखत किए, नहीं दस्तखत किए। यही बात जब मनमोहन की सरकार बोलती थी तो आप सब ने ये बताया कि ये झूठे हैं और ये फंसे हुए हैं और कांग्रेसियों के उसमें। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि नीतिकांत ने, दुबे जी ने जो आज बातचीत कही है, वो उन्हीं अरुण जेटली को मुखातिब करके गई है जिनके बारे में राम जेठमलानी का इशारा है कि यही वो लोग हैं जो काला धन भारतीय जनता पार्टी में नहीं लाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मेरा मतलब है उस पार्टी। देखिए चलिए उनका क्या मतलब है, नहीं, क्या नहीं, नहीं मतलब है? तो चलिए छोड़िए, हमारे पास समय चूंकि कम है, लेकिन समय ब्रेक पे जाने से पहले आपको कुछ एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात एक बयान में कांग्रेस के नेता ने कहा कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपको बातें समझ में आती हैं। बीजेपी ने बहुत से वादे किए हैं जो कभी पूरे नहीं कर सकते, इसको आप भूल जाइए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, अब वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पर कि कांग्रेस पार्टी चलती थी, और यही व्यवहारिक रास्ता है, प्रैक्टिकल रास्ता है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और इसका मतलब है कि जो बातें अब निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल बातें कह रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस ने इस प्रैक्टिस को 10 साल करके देख लिया, अब वो बीजेपी को प्रैक्टिस का कि बिल्कुल सही प्रैक्टिस कर रही है बीजेपी। नीता जी, चलते चलते जी अब बीजेपी और कांग्रेस की समानता जो बात कह रहे हैं सुनीत चोपड़ा जी, कम से कम ये बात तो है कि कांग्रेस के नेता आप स्वीकार रहे हैं कि बीजेपी ने जो बातें वादे किए, ऐसे वादे थे जिसको निभाया नहीं जा सकता, इसलिए नहीं निभाया जा सकता है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। देखिए आज अगर जब तक हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं ब्लैक मनी के संदर्भ में, केवी थॉमस साहब ने कहा है जी। देखिए केवी थॉमस जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के सुर जो हैं, एक चीज से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ, व्यवहारिक सुर हो गए हैं। एक चीज से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब
सत्ता में आती है कोई भी पार्टी तो जो सच्चाई है तब सामने आती है, तब पता लगता है बिल्कुल कि किस चीज ये है असल कि सत्ता में से पहले जब विपक्ष में होती है पार्टियां। लेकिन एक बात और है इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि मंशा अवश्य होनी चाहिए। मंशा कांग्रेस पार्टी मंशा को आदमी उनके शब्दों से देखता है, उनके कर्मों से देखता है, और शब्द और कर्म दोनों जो है इस वक्त उस पर कई सारे जो बयान आ रहे हैं उससे जनता, देश के लोग शायद उसको देख पाएंगे, उम्मीद करेंगे, यकीन उनको तब होगा जब इस पे कार्रवाई होगी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।